हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार कटवाल और ये है आरएनओ एकेडमी का प्लेटफॉर्म, जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 की। हमने स्टार्टिंग की थी वेक्टर से। वेक्टर से पहले हमने स्टार्टिंग की थी बेसिक मैथ से। ठीक है। वेक्टर फिजिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। हमने अलग अलग पढ़ा था कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, उसमें क्या गुण होते हैं, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग गुण फॉलो करते हैं। कुछ क्वांटिटी ऐसी है दोनों गुण भी फॉलो करती है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो केवल एक गुण फॉलो करती है। उनके गुण प्रदर्शित करने के अलग अलग नियम है, यानी वे किस आधार पर अपनी प्रकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साइंस की अलग अलग शाखा होती है, जिसमें हमने भौतिकी का अध्ययन किया था कि भौतिकी में क्या होता है। भौतिकी भी अलग अलग शाखा होती है। ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ डायमेंशन और वेक्टर, ये दोनों लगभग साथ चलते हैं। ठीक है। यूनिट डायमेंशन हर यूनिट में साथ साथ पढ़ाया जाएगा ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है। हर टॉपिक की अलग अलग विमाएं होती है, उनके अलग अलग एसआई मात्रक होते हैं। उन मात्रकों की विमा कैसे निकालनी है, उस विमा को कैसे प्रदर्शित करना है, ये हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो वेक्टर में हमने स्टार्टिंग की थी। वेक्टर में दो क्वांटिटी होती है। ठीक है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है यानी किसी संख्या का नंबर। मैग्नीट्यूड होता है ओनली नंबर, और यूनिट होती है उस संख्या का प्रतिशत। जैसे 5 न्यूटन है, तो यहाँ 5 केवल मैग्नीट्यूड है और न्यूटन वो उसका यूनिट है। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी आवश्यक होता है, डायरेक्शन भी आवश्यक होती है। इसके अलावा वे वेक्टर के सदिश वेक्टर के योग के नियमों का पालन भी जरूर करें। कोई जरूरी नहीं कि वे दो ही नियमों का पालन करें तो वो सदिश राशियां हो, नहीं। सदिश नियमों का पालन करने की राशियां ही सदिश राशियां होती है। उनके योग का नियम पालन करना चाहिए। वो योग का नियम क्या है वो हमने कल पढ़ा था, बाकी हम आज पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये होती है एन और यू। एन क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और यू क्या होती है? यूनिट। एम यू मतलब जैसे 70 न्यूटन। 70 क्या, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। जबकि एन क्या, या यूनिट। ठीक है। यूनिट है यानी उसकी इकाई है, कितनी इकाई है? 70 इकाई है। ठीक है। ये उसे दिशा जैसे हमने एक दीवार को फोर्स किया तो हमने 20 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है। तो वो न्यूटन क्या है? वो एक यूनिट ही तो है जो कार्य को उसकी मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि सदिश राशि हमेशा सदिशों के योग नियमों का पालन करती है। सदिश राशि हमेशा सदिश के योग नियमों का पालन करती है, ये उसकी तीसरी शर्त है। ये उस सबकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली क्या थी? मैग्नीट्यूड होना। दूसरी क्या थी? उसका डायरेक्शन होना, दिशा होना, परिमाण होना। और तीसरी नियमों का पालन करना। ठीक है। अब इनका योग नियमों क्या है, तो हम पढ़ते हैं कि एडिस का योग नियम, एडिस राशियों का, एडिस राशियों का योग। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं सदिश राशियों का योग, सदिशों का योग। ठीक है। अब अलग अलग उदाहरण लेकर हम पढ़ते हैं कि कौन सा सदिश है, कौन सा दिश है। ठीक है। हमने पढ़ा कि 12 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन ये बल है। ये जब लगाया गया तो सदिश राशियों में इनका टोटल योग कितना हुआ? तो सदिश राशि हमेशा ये दर्शाती, एदिश राशि हमेशा ये दर्शाती कि 12 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन। ठीक है। तो ये टोटल योग कितना हुआ? 32 न्यूटन। ठीक है। इनका सीधा प्रत्यक्ष योग हम लिख सकते हैं, यही होता है अदिशों का नियम। इसके अलग अलग कितने उदाहरण लेके समझ सकते हो। जैसे हमने पढ़ा कि 25 जूल है, 30 जूल है, टोटल कार्य कितना हुआ?
टोटल कार्य हुआ 55 जूल। ठीक है, आवेश है जैसे +11 क्यू है एवं -3 क्यू है, तो संपूर्ण आवेश कितना हो गया? संपूर्ण आवेश हो गया 7 क्यू। ठीक है, 8 क्यू, सॉरी 8 क्यू। इसके अलावा हम अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 10 kg है +2 kg है, तो कितना हो गया? 12 kg। और ले सकते हैं हम, जैसे दूरी है 1000 मीटर है +500 मीटर है +600 मीटर है +100 मीटर है +300 मीटर है, तो इनका कितना हो गया? 1500, 2100, 2200, 2500। ठीक है, तो कितना हो गया? 2500 मीटर। ये होता है अदिश राशियों का योग, यानी उनका प्रत्यक्ष योग, जो हम पहले पढ़ते थे। लेकिन सदिश राशियां कहती है कि जब उनका योग होगा तो जरूरी हो कि वो दो कार्य प्रदान करेगी, वो एक सीमा में कार्य प्रदर्शित करेगी। ठीक है, सीमा का मतलब जैसे एक पेंसिल है, इस पेंसिल की मिनिमम लंबाई कितनी हो सकती है? मिनिमम लंबाई तो उसकी 0 सेंटीमीटर हो सकती है, और मैक्सिमम लंबाई ये में दे रखी है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने 2 पेंसिल ले रखी हो, ठीक है, अब हमें बताओ कि इन पेंसिलों का अधिकतम योग कितना होगा? अधिकतम योग कितना होगा? तो इनका अधिकतम योग होगा इन दोनों का योग, इसका योग और इसका योग। ठीक है, लेकिन ऐसी राशियां कहती है कि इनका मिनिमम योग भी होता है। ठीक है, तो कैसे होता है वो समझाते हैं इसी पहले उदाहरण की सहायता से, कि जैसे एक 12 न्यूटन फोर्स लगाते हैं कुछ व्यक्ति 2 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं एक दीवार पे, तो उनका योग कितना होगा? तो उनका सदिश योग होगा, पहली कंडीशन में होगा जैसे दोनों एक ही दिशा से लगा रहे हो, जब 12 न्यूटन और 2 न्यूटन मिलता है तो ये हो गया 40 न्यूटन। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि दोनों बल एक ही दिशा से लग रहे हो, ये विपरीत दिशा से भी लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं? पहला और दूसरा, ये 12 न्यूटन इस साइड से है और 2 न्यूटन इस साइड से है, तो ये कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो ये कार्य, ये बल, ये होगा मिनिमम 10 न्यूटन से 14 न्यूटन के मध्य होगा, इससे ना तो कम होगा और ना अधिक होगा। ठीक है, तो सदिश राशियां कहती है कि उनके द्वारा किया गया कार्य, उनका योग एक मिनिमम राशि और एक अधिकतम राशि, ठीक है, के ही मध्य होगा, उनसे अधिक नहीं होगा, या तो उनसे अधिक भी नहीं होगा और उनसे कम भी नहीं होगा। ठीक है, और हम उदाहरण के साथ समझे तो जैसे 75 किलोमीटर है, दूसरी है 16 किलोमीटर है, तो टोटल योग कितना हो गया? तो टोटल हो गया 41 किलोमीटर, और मिनिमम कितना हो गया? 9 किलोमीटर। तो हमेशा सदिश राशियां दो योग देती है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना हो गया? 41 और मिनिमम 9। ठीक है, इसी प्रकार एक व्यक्ति एक दूरी चलता है 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, तो इनका संपूर्ण योग कितना हुआ? तो उनका मैक्सिमम कितना योग होता? वह या तो अधिकतम 5 किलोमीटर चला है, या मिनिमम वह 1 किलोमीटर चला। तो आप समझ गए, या तो उनका मैक्सिमम और उनका मिनिमम दोनों योग दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि विद्युत सदिश क्यों नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विद्युत सदिश राशि क्यों नहीं है? वह इसलिए नहीं है क्योंकि वह अगर 10 आवेश इधर से आ रहा है, 10 आवेश इधर से आ रहा है, कितना आवेश है? 20 आवेश है, ये मूव कर जाता है इस साइड में। ठीक है,
तो ये 20 अवेश हो गया, तो ये कितना हो गया? तो ये अदिश राशि होगी। अदिश राशि क्यों होगी? क्योंकि ये तो 0 क्यों हो जाना चाहिए था या 20 क्यों हो जाना चाहिए, दोनों कंडीशन इसने फॉलो नहीं की। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करती तो ये राशि या तो ये मिनिमम 20 क्यों होता या 0 क्यों होता। तो कभी भी विद्युत धारा जोड़कर 0 क्यों नहीं होती, नहीं होती है तो ये नहीं, तो यह अदिश राशि होगी। ठीक है, अगर ये जब नियमों का पालन ही नहीं करती, जब उनके सदिश योगों का पालन ही नहीं करती, तो ये सदिश राशि कहाँ होगी? ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमने अलग अलग जगहों देखा था कि जैसे होता है, आप कभी भी एक चीज है दोनों तरफ मोड लगाओ, इसको कहते हैं मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? उसका परिमाण। ठीक है, लेकिन मोड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, जब आपके इसके ऊपर एरो का चिन्ह आए तो डायरेक्शन ऑफ ए, ये किसी पे भी हो, डायरेक्शन ए हो या डायरेक्शन बी हो, किसी पे भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति है, वह 3 किलोमीटर पूर्व में एवं 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, तो वह अपने मूल बिंदु से उत्तर दिशा में चला, तो उसका मूल बिंदु से दूरी कितनी हुई? हमने पाइथागोरस में पढ़ी थी, लेकिन इसके अलग अलग कोण भी ज्ञात करना है, ये कितने डिग्री का कोण एग्जिट करती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है जब एक पाइथागोरस प्रमेय दी गई हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय दी गई हो और ये थीटा कोण है। ठीक है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर, लंब होती है। ठीक है, ये हाइपोटेनिस कर्ण होता है और ये बेस होती है। ठीक है, कभी भी जब बेस 3 हो, आधार लंब 4 हो, तो कर्ण हमेशा 5 होगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि ये अलग अलग कुछ ग्रुप होते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमेशा काम करते हैं। 3 4 5 12 5 13 7 24 25 1√2 × 2, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दो चीज हमेशा याद रखना, ये दो कोण है, ये कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमेशा बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा क्या होगा? बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा छोटा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, यही तो होता है। तो ये कोण कितना हुआ? 37, और ये ऊपर वाला कितना हुआ? 53। ठीक है, यही तो होता है। ये किस प्रकार का है? हमने 3 4 5 ये एक हमने दूरी ली थी कि ए से बी तक वो कितनी दूरी चला, ए से बी तक वह 3 किलोमीटर चला, बी से सी तक वह 4 किलोमीटर दूरी चला, तो टोटल दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी होगी 5 किलोमीटर। वह अपने पॉइंट सदिश से वह अपने परिणामी दूरी तक वह 5 किलोमीटर दूरी चला। ठीक है, तो यह कोण कितना हुआ? 37 डिग्री। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 किलोमीटर एंड 37 डिग्री कहां से? ये है ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से 37 डिग्री, साउथ से 37 डिग्री हमेशा वह ईस्ट में चला, तो ये कोण कितने हुआ? ये कोण 53 डिग्री का हुआ। यही होता है।
हमेशा याद रखना, जब आपको एक वो दे रखा हो, पाइथागोरस प्रमेय दिए हुए, तो हमेशा छोटी भुजा के सामने का कोण, छोटी भुजा के सामने का कोण हमेशा बड़ा होता है, जबकि बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा छोटा होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, अगर ये इस साइड से हमें दूरी तय करनी होती तो ये लिखा जाता 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से 53 डिग्री। तो ये हमें डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, जब किसी सदिश को 360 डिग्री गति कराई जाए, गति कराई जाए या मूव किया जाए, यानी जहां वह था 360 डिग्री के चक्कर के बाद वह वापस वो इसी स्थान पे आ जाता है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता, जैसे ये क्वाड्रेंट है, यहां एक सदिश है, ठीक है, जब ये 360 डिग्री मूव करेगा तो ये कितना होता है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये वापस 45 हो, तो ये कितना राउंड करके आया, ये 360 डिग्री है, तो इसका मान वापस वहीं आ गया, तो वैल्यू नो चेंज। वैल्यू क्या होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सदिश राशियां को हमेशा हम पैरेलली चला सकते हैं, इसके बाद में पैरेलल मूव करा सकते हैं। तो पैरेलल मूव कैसे होता है, जैसे ये क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वो एक्सिस है, हमें दो चीजें याद रखनी, उनका कभी भी मैग्नीट्यूड ना बदले और उनका कभी डायरेक्शन ना बदले, तो वे हमेशा पैरेलल मूव कर सकते हैं। पैरेलल है समानांतर, तो यहां लिखना है कि कोई भी वेक्टर सदैव समानांतर गति कर सकता है जब तक उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण व दिशा ना परिवर्तित हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई वेक्टर सदैव समानांतर गति कर सकता है जब तक उसका मैग्नीट्यूड और उसका परिमाण या उसकी डायरेक्शन या उसकी दिशा ना बदले। पैरेलल मूव का मतलब ये सदिश है, ये भी एक सदिश ए 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 है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। तो इन सदिशों को क्या कहते हैं, समानांतर सदिश, ठीक है। समानांतर सदिश यानी दो सदिश, ये दोनों सदिश सेम है, पैरेलल मूव करा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम चल रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कितनी दूरी होती है वो अनंत दूरी तय करे, ठीक है। समानांतर का मतलब होता है समानांतर सदिश, वे सदिश एक समान दिशा में, एक समान दिशा में गति कर रहे हो, अनंत दूरी तक, अनंत दूरी तय करने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें,
प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को विभाजित ना करें, यानी इस तरीके से प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, ये होता है प्रतिच्छेद पॉइंट, यानी विच्छेदन पॉइंट। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यानी दो सदिश जब समानांतर चल रहे हो, ये सदिश ए है, ये सदिश दूसरा बी, तो इनके मध्य हम क्या कह सकते हैं, तो इनके मध्य का कोण हमेशा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है कि समानांतर सदिश वे सदिश होते हैं जो हमेशा लंबवत समानांतर चलते रहते हैं, अनंत दूरी के बाद भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करते, तो उन सदिशों को समान सदिश कहते हैं। एवं उनके मध्य कोण, उनके मध्य एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में ऐसे सदिश हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी कि प्रति समानांतर, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर वे होते हैं ऐसे सदिश जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करे। विपरीत दिशा में गति करे मतलब वे या तो 180 डिग्री, यानी दूसरे, एक उत्तर में जा रहा तो एक दक्षिण में, एक पूर्व में जा रहा तो एक पश्चिम दिशा में जा रहा, मतलब कभी भी वो उनकी दिशा सेम नहीं है। ठीक है, गति करे तो उन सदिशों को या उन वेक्टरों को प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं। ठीक है, यानी एक वेक्टर इस साइड में है और दूसरा वेक्टर इस साइड में, तो उनके मध्य कोण कितना हुआ, 180। ठीक है, 180 का मतलब या उनके मध्य कोई भी कोण नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सदिशों के मध्य, इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट, क्या लिखना है, सदिशों के मध्य सदैव कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य ही होता है, के मध्य ही होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सदिशों की, वेक्टरों की। ठीक है, तो इनको गणितीय विवेचना के तौर पर कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, सॉरी यहां 0 है, 0 डिग्री से या तो 0 डिग्री के बराबर होंगे या 0 डिग्री से अधिक होंगे, लेकिन 180 डिग्री से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा था कि अभी हमने पढ़ा था कि समानांतर और प्रति समानांतर सदिश। ठीक है, इससे जो पहले हमने लेक्चर पढ़ाया था उनमें पढ़ा था कि एक सदिश राशि जब उनका वो एक दिशा में गमन करती है तो वो किस तरीके से गमन करती है। प्राचीन समय में हमने पढ़ा था कि एक तीर होता है, ठीक है, एक एरो होता है, वो एरो क्या था, सदिश का, इसे एडिंग होती है कि सदिश का निरूपण, एडिंग होती है सदिशों का निरूपण। ठीक है, यह किस तरीके से होता है सदिशों का निरूपण, ये है डॉट, ये है डॉट और ये है एरो। तो हमेशा याद रखना डॉट, डॉट इज रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उसके मैग्नीट्यूड को, ये वो कितनी मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड लेकर वह चल रहा है। दूसरा है एरो,
एरो इज रिप्रेजेंट इज ए डायरेक्शन, ठीक है, वह दिशा को इंगित कर रहा, ठीक है। जब भी एक सदिश गमन करता है तो वो एक मैग्नीट्यूड के साथ, डायरेक्शन के साथ चलता है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि एक से अधिक हो तो उनको हम समानांतर गमन करा सकते हैं, ठीक है, यानी चला सकते हैं, ठीक है, या प्रति समानांतर जो विपरीत दिशा में चलते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, यदि उनके मध्य एक संबंध हो ए बराबर माइनस बी, क्या संबंध हो, ए इक्वल बराबर माइनस बी, तो इस माइनस बी का मतलब है कि एक सदिश है जो बी ए के विपरीत दिशा में चल रहा है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस बी। ए और बी एक या दोनों सदिश है, एवं माइनस बी एक सदिश है, लेकिन माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह केवल उसकी विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है, उसकी विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी ये एक डायमेंशन है, ठीक है, ये ए है, तो इसके विपरीत दिशा में जो माइनस ए चिन्ह है, ये माइनस नहीं है, ये इसकी विपरीत दिशा को दर्शाता है, ये एक दूसरी दिशा में है और ये उसकी विपरीत दिशा में। तो हमेशा याद रखना कि माइनस चिन्ह केवल उसकी विपरीत दिशा को दर्शाता है, न कि उसकी क्वांटिटी को, ठीक है। यह मैं समझ लेना कभी भी कि माइनस आते हैं मतलब वह चिन्ह माइनस में नहीं, केवल वह उसकी विपरीत दिशा को दर्शाने का एक जरिया है, ठीक है। इसके बाद में मैंने पढ़ा था कि हमेशा सदिशों में सदिशों के मध्य बनने वाले कोण जो सदिशों के मध्य जो कोण बन रहे हैं वे सदैव या तो उनके डॉट, या डॉट को आप क्या बोल सकते हो, उसकी टेल, ठीक है, या ये उनका हेड, ठीक है, या तो डॉट या टेल व टेल के मध्य, या उनके हेड या उनके एरो के ही मध्य होंगे, यानी दो सदिश है, उनके मध्य कोण क्या बनेगा, उनके मध्य कोण तभी बनेगा या तो उनकी टेल कनेक्ट होती हो या उनके हेड के मध्य कोण बनता हो, तब वही कोण माना जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, जैसे ये एक सदिश ए है, ठीक है, ये सदिश ए है और ये दूसरा सदिश बी है, ठीक है। तो इनके किनके मध्य कोण बन रहा है, तो इनके केवल डॉट के मध्य या उनके टेल के मध्य, ये एक सिद्धांत है, टेल और हेड के मध्य बनने वाले कोण ये अलग अलग कोण होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि दो सदिशों के टेल के मध्य बनने वाला कोण ही हमेशा सबसे छोटा कोण होगा, उनकी कभी भी हेड के मध्य बनने वाला कोण छोटा नहीं होगा, ठीक है। एरो के निशान के जब दोनों साइड में एरो के निशान कनेक्ट होते हैं तो उनके मध्य बनने वाला कोण कभी भी छोटा नहीं होगा, उस कोण का मान टेल के मध्य बनने वाले कोण से अधिक होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेल व टेल के मध्य ही कोण मिनिमम कोण हो सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये ए व बी के मध्य कोण बनने वाला कोण 60 डिग्री है, एक अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं। तो ये जो बचा हुआ कोण है 360 से ये कितना है 300 डिग्री,
ठीक है, एक अलग कोण के हिसाब से माने, ये कोण है, ये 90 डिग्री लेने के बजाय हम 90 डिग्री से कुछ कम लेकर चलते हैं इसको। ठीक है, ये कोण है, ये कोण हम मानते हैं कि 75 है। ठीक है, ये किनके, उनके टेल टेल के मध्य। ठीक है, एक कोण हम लेकर चलते हैं तो इनके ये 360 माइनस ये कोण कम होगा। एक कोण होता है ए, इस साइड में ए दिशा, इसकी टेल ये है, और ये कोण दूसरा, एक दूसरा सदिश है वेक्टर बी, तो ये कोण है 120 डिग्री। तो ये जो बाह्य कोण होगा ये कितना हो गया 240, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना हो गया 340। तो समझ गए। अभी भी हमने पढ़ा था कि हमेशा एक दोनों की टेल हेड हेड के मध्य के कोण हम पढ़ लेते हैं, हेड टू हेड एंगल, हेड टू हेड एंगल। ठीक है, हेड टू हेड का मतलब ये कोण एरो है और ये दूसरा एरो है, तो जो ये एरो वाला कोण है ये अधिक होगा टेल या टेल के मध्य वाले बनने वाले कोण से अधिक होगा, हमेशा ये अधिक होगा। तो ये लाइन हमें लिखनी है, क्या लिखना है, सदैव टेल, टेल का मतलब समझ रहे हो, जहां उसका मैग्नीट्यूड होता है, टेल का मतलब मैग्नीट्यूड, हमने पढ़ा था टेल बोल दो, मैग्नीट्यूड बोल दो, या फिर उनको डॉट बोल दो। ठीक है, ये तीनों चिन्ह आपको अलग अलग समझ में आ गए होंगे। वही टेल है, वही मैग्नीट्यूड है, वही डॉट है। सदैव टेल व टेल के मध्य निर्मित एंगल, निर्मित कोण छोटा होगा, किससे, सदैव हेड टू हेड के मध्य बनने वाले, के मध्य बनने वाले कोण से। ठीक है, तो बनने वाले मध्य मध्य बनने वाले कोण से, समझ गए। अब इनको हम जैसे हम डायमेंशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करें, जैसे 3 डायमेंशन में लेकर चलते या 2 डायमेंशन में लेकर चलते, तो अब अभी पता चलेगा कि इनका डायमेंशन कोण किस प्रकार बनता है। ठीक है, ये डायमेंशन है, यहां में क्वेश्चन दिया गया जाएगा जिसमें 3 कोण आएंगे, ए क्रॉस बी है, तो ए व बी के मध्य कोण है। ठीक है, ये क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 3 कंडीशन है, पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी, दूसरा है क्रॉस का मतलब इन दोनों के मध्य का कोण ज्ञात करना है, दूसरा है बी क्रॉस सी, और तीसरा सूत्र है ए क्रॉस सी। ठीक है, तो इनका मतलब इन तीनों, ये अलग अलग सदिश है, ये दो दो सदिश है, इनके मध्य बनने वाले कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक नियम हमेशा याद रखना कि टेल टेल के मध्य ही कोण बनेगा या फिर हेड हेड के मध्य ही कोण बनेगा। अगर टेल से हेड कनेक्ट होती है, टेल से हेड कनेक्ट होती है, या हेड से टेल कनेक्ट होता है, तो उनको आगे बढ़ाकर हमें या तो टेल टेल से कनेक्ट कराओगे या फिर हेड हेड से कराओगे। इसको हम डायमेंशन समझते हैं, कैसे, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रखा हमें कि एक डायमेंशन स्वरूप है। ठीक है, ये कोण एक सदिश आ रहा है बी, जो है 60 डिग्री बना रहा है, ये एक सदिश है ए, जो कितने का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये एरो का चिन्ह है। ठीक है, एक तीसरा सदिश जो यहां से आगे बन रहा है, वो यहां कोण क्रिएट कर रहा है 45 का। तो समझ गए, सदैव याद रखना कि ए और सी के मध्य तो, ए व सी के मध्य तो डॉट टू डॉट रिलेशन हो रहे हैं, लेकिन जो बी किस प्रकार दिखा रहा है, हम पहले बी, ए और बी को इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, एक अलग डायमेंशन जो, ये इस चित्र को इस प्रकार से निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे, ये लिया हमने डायमेंशन। ठीक है, ये है कोण
कितना कोण है ए, ठीक है। ये कौन सा कोण आ रहा है बी, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री का कोण कर रहा है। ये हेड है, ये क्या है इसकी हेड है। इस हेड को हम आगे की तरफ रोटेट बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ताकि ये बी की हम बी की डॉट को ए की डॉट से मिला सके, या बी की टेल को ए की टेल से मिला सके। पहली कंडीशन ये तो मैं दे रखी है। तो ये कोण और ये कोण दोनों कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आपने हमें 10th में क्लास में पढ़ा होगा कि ये कोण ये कोण, ठीक है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे कोण को प्रतिच्छेदित करती है, तो उन प्रतिच्छेदी रेखाओं के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण सदैव समान होंगे, ठीक है। तो कोण जो बी क्रिएट कर रहा था वाई एक्स क्वाड्रेंट में, वही कोण समान होगा इस ईस्ट और साउथ क्वाड्रेंट में, ईस्ट और साउथ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब ये कोण 60 हो गया, तो ये बचा हुआ कोण कितना हुआ? बचा हुआ कोण कितना हो गया 30 डिग्री। ए कितना क्रिएट कर रहा था इसके साथ 30 डिग्री। तो टोटल कोण कितना हुआ? ए क्रॉस बी के मध्य कोण हुआ 60 डिग्री। तो इनके मध्य एक थीटा हुआ 60 डिग्री। दूसरी कंडीशन में दे रखी है बी व सी के मध्य कोण, ठीक है। तो इसी डायमेंशन को हम एक अलग डायमेंशन समझे, तो दूसरा है बी व सी के मध्य थीटा कोण कितना है। तो ये डायमेंशन बना दिया हमने। ये बी है जो अपने एरो के साथ आगे बढ़ रहा है, कितने कोण क्रिएट के साथ थीटा। ये कोण सी है, ये कितना कोण क्रिएट कर रहा है 45। तो ये जब सामने जाएगा तो ये कितना कोण क्रिएट करता जाएगा, तो ये टोटल योग कितना हुआ 60, ठीक है। ये सी है, ये सी है, और ये कितना है ये बी सदिश, इसको हमने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो बी व सी के मध्य कोण कितना हुआ? बी व सी के मध्य थीटा हुआ कितना? इन दोनों का अंतर कितना हुआ 15 डिग्री। समझ गए? हमने इसे क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि यहाँ डॉट से डॉट कनेक्ट होती है, ये यहाँ है और ये दूसरा यहाँ। ये कोण 45 है और ये कोण है 60। ये 60 यहाँ इस पॉइंट से चालू होकर हुआ, यहां से लेकर यहां तक का कोण 60 हुआ। तो इनका अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 15 डिग्री। तीसरा रिलेशन दे रखा है सूत्र में ए व सी के मध्य कोण, ठीक है। ए व सी के मध्य कोण है, ये तो हमें इस सूत्र से पता चल रहा है। ए व सी की तो भुजा कनेक्ट हो रही है ना, तो इनके मध्य कोण कितना हुआ? ये डायमेंशन रहा, ये सी, ये ए सदिश रहा और ये सी सदिश रहा। ये कितने का कोण करा रहा है? ये 45 डिग्री का। तो बचा हुआ कोण कितना है 45 का। ये कोण कितने का 30 का। तो टोटल हुआ ए व सी के मध्य कोण कितना हुआ? तो टोटल ए व सी के मध्य कोण हुआ 75 डिग्री। समझ गए मैंने क्या कहा? सदिशों में सदैव टेल टेल के मध्य और हेड हेड के मध्य ही कोण बनेंगे। कभी भी टेल, अगर टेल से हेड कनेक्ट होता हुआ तो उनको आगे बढ़ाकर हम हमेशा डॉट से डॉट या टेल से टेल या हेड से हेड बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गए? यदि हम इनके कोण है, मैंने कल भी जो पहला लेक्चर उसमें बताया था कि दो कोणों का क्रिएशन होता है जब दो सदिशों के मध्य, जब कोई सदिश ए है वह मूल बिंदु से 45 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है। कितने का 45। जब 45 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है किससे? जब हमने ये दूरी चली और हमने ये दूरी चली। एक सवाल की सतह से, यदि कोई एक्स व्यक्ति 3 किलोमीटर ईस्ट में चला, उसके बाद में 4 किलोमीटर वह नॉर्थ में चला, तो जो नॉर्थ में दूरी चली वो दूरी किसके बराबर थी? वाई क्वाड्रेंट के बराबर, वाई क्वाड्रेंट में थी, वाई के बराबर थी। जो 3 किलोमीटर थी वो एक्स के बराबर थी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इसको ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। तो ओ ए बराबर एक्स इज इक्वल टू 3, बी सी
इज इक्वल टू बी सी, तो आगे सॉरी ए बी इज इक्वल होगा y के और y इक्वल टू है 4 के। तो ये पाइथागोरस से 5 में। तो y का मान क्या होगा साइन थीटा के फॉर्मूले से, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या है ये 4 है, ये 4 किसके बराबर है तो ये y के बराबर है। नीचे क्या आता है, नीचे के क्या आता है तो y साइन थीटा बराबर ये है a, ठीक है। इसको कर्ण को हमने क्या माना a, तो y अपॉन a, तो a बराबर y साइन थीटा, ठीक है। सॉरी y बराबर a साइन थीटा, क्या हो गया y बराबर a साइन थीटा। दूसरा मान हो गया जब cos थीटा के बराबर रखोगे तो a अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना x, कर्ण कितना a, तो x बराबर होगा a cos थीटा। तो हमेशा जब इनके मान रखोगे 45 के इन दोनों में, तो y का मान सदैव आएगा a अपॉन रूट टू, ठीक है। लेकिन हमें a अपॉन रूट टू को दोनों साइड में हम मल्टीपल कर रहे हैं रूट टू से, तो इसका मान आएगा 2 रूट a अपॉन बाई 2। तो सदैव x एवं y बराबर होंगे किसके, ये इंपॉर्टेंट है, सदैव याद रखना, बराबर होंगे रूट a अपॉन 2 इन दोनों भुजाओं का, एवं उनके मध्य कोण यदि 45 हो। ये कब होगा, यदि उनके मध्य कोण अगर 45 है तो x y भुजा का मान क्या होगा, दोनों भुजा का मान 2a अपॉन रूट 2a अपॉन 2, ठीक है। यानी जो परिणामी भुजा है उसके आधे का रूट 2, ठीक है। हमने a का मान कुछ भी ले लिया, a का मान अगर हमने 10 रख लिया, ठीक है, तो 10 का आधा 5 रूट 2, 10 का 5 रूट 2, 20 का रखा तो हमने क्या 10 रूट, ठीक है। 30 का रख लिया तो 15 रूट 2। लेकिन यदि यही सदिश 30 डिग्री कोण का क्रिएट कर रहा है, ये है 30 डिग्री, ये है x, ये y है, ये एंगल, यदि ये कोण 30 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है तो क्या होगा, 30 डिग्री के कोण में हम लिखेंगे y बराबर a साइन थीटा, साइन 30 का मान रखोगे तो a बाई 2, ठीक है। x बराबर मान रखोगे a cos थीटा, a cos थीटा का मान कितना होता है रूट 3/2, तो a अपॉन रूट 3/2। x बराबर है x और y का अनुपात क्या होगा a पर 2, a हाफ 2 और y का मान हो सॉरी रूट 3 और y का मान होगा a अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान होगा रूट 3a और y का मान होगा क्या होगा a। ये मान हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मान है। यदि कोण एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का क्रिएट हो रहा है तो x का मान रूट 3a और y का मान a होगा, क्या होगा y का मान a होगा, ठीक है। तो इस भुजा का मान a होगा और इस भुजा का मान रूट 3a होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। सदैव समानांतर चल सकते हैं लेकिन उनका दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दिशा में कभी भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर दिशा में परिवर्तन आता है तो उनका मान वे समानांतर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि सदिश तो सदैव दिशा और परिमाण और मैग्नीट्यूड पर ही चलते हैं, उनके बाद वे सदिश नियमों का पालन करते हैं। दो कोणों के मध्य हमेशा, दो सदिशों के मध्य हमेशा थीटा से लेकर 1/80 डिग्री का मान आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सदिशों के प्रकार, सदिशों के कुछ प्रकार, हेडिंग लगाना है टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, सदिशों के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार हम लेके चलते हैं तुल्य सदिश, तुल्य यानी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, इक्वल यानी एक समान। यदि दो सदिश इक्वल वेक्टर होंगे
तो क्या होगा, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दूसरा उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर ही हो। कब होंगे, जब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और फॉलो होती है, वो कंडीशन क्या होती है, उनके उनके यूनिट भी समान होने चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ प्रयुक्त होने वाली यूनिट भी हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये दोनों यदि, क्या लिखना, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, वहन कब होंगे, इसकी तीन कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली, सेम मैग्नीट्यूड, यानी समान परिमाण। दूसरा होता है सेम डायरेक्शन, यानी समान दिशा। लेकिन जरूरी नहीं, इसके दो तीन उदाहरण की सहायता से मैं आपको बताता हूं कि जरूरी नहीं कि उनकी तीसरी कंडीशन, ये दो कंडीशनों से ही इक्वल वेक्टर हो। तीसरी कंडीशन भी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दो तीन उदाहरण है, जैसे पहला एग्जांपल है इसका, ए इक्वल है 4 मीटर पर सेकंड से ईस्ट है, और बी है वेक्टर है, वो है 4 मीटर पर सेकंड से वेस्ट है। तो ये क्या इक्वल वेक्टर होंगे, ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इक्वल वेक्टर, क्योंकि उनकी दिशा, डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, उनकी डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें दे रखा है ए और बी, एक है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरी है 3 मीटर पर सेकंड, ईस्ट है, ये भी ईस्ट है। यहां दिशा तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ये इक्वल वेक्टर कि नहीं होंगे, ये इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है, ये एग्जांपल देके आपको बताना कि इक्वल वेक्टर है या नहीं। ठीक है, पहला है एक वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर ईस्ट, या इसको वेस्ट बोल दो। ठीक है, यानी 2 मीटर वेस्ट दिशा में चल रहा है। आपको याद हो कि एक बॉलीवुड मूवी थी जिसमें बताया गया था कि गोवा में एक डब्लू आकार का वृक्ष है। ठीक है, उसके नीचे खजाना है। तो अगर हमें खजाने का पता लगाना तो उस वृक्ष से एक फिक्स डायरेक्शन, किस दिशा में वो है कौन, यानी जब हमें दिशा का पता होगा तभी हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस जगह का हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर 2 न्यूटन वेस्ट, तो यहां मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यूनिट, इकाई समान नहीं है, नो सेम। तो ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मीटर है, ये एक मीटर है और ये है न्यूटन। ठीक है, जब तक इस अगर सेम यूनिट ना हो, सेम यूनिट ना हो, सेम समान इकाई, समान इकाई ना हो, तब तक तीनों सदिश, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक उनके समान परिमाण, समान मैग्नीट्यूड, समान डायरेक्शन और समान इकाई, ये तीनों कंडीशन ही फॉलो करेंगी, तब ही वो वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम यहां क्या कह सकते हैं, ए मापांक इज नॉट इक्वल टू बी, यही तीनों में आता है, यहां भी नहीं आ रहा। लेकिन एक चौथा एग्जांपल लेके हम क्या दर्शाते हैं,
ए वेक्टर इज 4 मीटर ईस्ट मीटर पर सेकंड और बी वेक्टर इज 4 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, मोड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड समान है बी के, ए की दिशा समान है बी के, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, ए बराबर बी। ये एरो किसका निशान दर्शाता है, ये डायरेक्शन का है और ये मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, इसके बाद में मैंने अभी बताया कि जब सेम मैग्नीट्यूड दे रखी हो तो ये लिख लेना, वहन जब दो सदिशों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान हो, यदि उनका परिमाण समान है लेकिन उनकी दिशा अपोजिट है, लेकिन उनकी दिशा विपरीत है, विपरीत है, तो हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कभी भी अनुमान नहीं लगाना कि ये बी वेक्टर नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ये केवल ये नेगेटिव केवल इसका दिशा, माइनस चिन्ह हमेशा इसकी दिशा, इसकी विपरीत दिशा, यानी ए की विपरीत दिशा, ये वेक्टर ए है, इसकी विपरीत दिशा ये वेक्टर बी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ये अगर इस साइड में होता तो ये ए समान होता। ठीक है, तो माइनस चिन्ह हमेशा किसको दर्शाता है, माइनस चिन्ह हमेशा, माइनस चिन्ह हमेशा उसकी विपरीत दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये वेक्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि पैरेलल वेक्टर होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कौन से वेक्टर, पैरेलल यानी समानांतर। ठीक है, दूसरी होती है एंटी पैरेलल वेक्टर यानी प्रति समानांतर वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि संरेख वेक्टर, तीसरा वेक्टर होता है संरेख वेक्टर। संरेख वेक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम पथ यानी एक समान, जैसे ये एक दिशा है, इसी पर वेक्टर ए हो और इसी पर वेक्टर बी हो, तो ये दोनों क्या होंगे, संरेख वेक्टर यानी कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर में कितने भी वेक्टर एक दिशा में हो सकते हैं। जैसे हमने 11th या सॉरी 10th क्लास में पढ़ा था कि ए बी और सी एक संरेख बिंदु है, जब वह समान दिशा में और वह एक ही पाथ पर चलते हो तो वह तीनों बिंदु हमेशा संरेख होंगे, यानी एक ही रेखा पर बनने, एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित सदिश, एक ही रेखा पर स्थित सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। क्या सदिश कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, ये इनका पाथ है। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए, यहां वेक्टर से सी को दर्शा सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, चूंकि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर होंगे बिकॉज वे सेम पाथ, पाथ यानी रेखा या मतलब सेम रास्ते पर, समान एक समान रास्ते पर
स्थित है, पर उपस्थित है, उपस्थित या स्थित है। ठीक है, यानी ए बी और सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं क्योंकि वे एक समान पाथ पर स्थित है। यानी इसके बाद में पढ़ते हैं सहतल वेक्टर। सहतल वेक्टर के लिए अलग अलग वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 4 नंबर काइंड क्या है, सहतल सदिश। सहतल सदिश को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेनर, कॉम्प्लेनर वेक्टर। यानी एक ही तल में स्थित सदिशों को सहतल सदिश कहलाते हैं। जैसे बुक की सहायता से समझाया जा सकते हैं, जैसे ये दो वेक्टर, इनके पीछे का जो तल है वो सेम है। जैसे ये एक है और ये इस साइड में, तो ये क्या हो सकते हैं, ये दोनों एक ही तल में है। चाहे इसको इस दिशा में करो, इस दिशा में करो, चाहे ये हो, इनके मध्य एक ही एंगल होता है, एक ही तल होता है, दोनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, दो वेक्टर सदैव, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टरों की, यदि दो सदिश दिए हुए हो वे सहतल में हैं तो दोनों एक ही तल में होंगे। सहतल का मतलब एक ही तल में होंगे। लेकिन जब तीन सदिश दिए हो तो जरूरी भी हो सकता है और जरूरी भी नहीं हो सकता कि वे तीनों एक ही तल में हो। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, जब हम पढ़ते हैं त्रिआयाम, थ्री डायमेंशन में तीनों तीन तलों में होते हैं। एक होता है एक्स वाई तल, एक होता है वाई जेड तल, एक होता है जेड वाई तल। ठीक है, लेकिन अगर तीनों के मध्य दो अगर सरेख हो, दो सरेख हो, एक लंबवत हो, तो तीन वेक्टर भी सहतल वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, उसको उदाहरण की सहायता, सॉरी, इसको डायग्राम की सहायता समझते हैं। कैसे, ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर एक्स है, या वेक्टर ए है, या वेक्टर बी। तो ये एक किसमें होंगे, एक एक्स वाई तल में, एक्स वाई प्लेन में स्थित है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये किस तल में, एक एक्स वाई तल में। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, ये एक है, ये ए है, ये बी है, तो उनके मध्य सदैव ये सेम तल होगा। ठीक है, सेम तल होगा। तो क्या लिखना, दो सदिश सदैव, दो सदिश सदैव एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहना है कि दो सदिश सदैव एक ही तल में स्थित होंगे। यह वेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी दो सदिश होते हैं तो वो एक ही तल में होंगे। ठीक है, लेकिन तीन सदिश, थ्री वेक्टर में भी यानी हो सकते हैं, और मे नॉट यानी नहीं भी, यानी तीन वेक्टर एक ही तल में, एक ही समतल में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। रह सकते का मतलब वे प्रदर्शित कर सकते हैं या उन्हें दिखा सकते हैं। अगर दिखा सकते हैं तो वह कौन से तल में, ये है जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो इनके मध्य जो एंगल है, जो समतल है, वे एक तल में है। और ये है तीन वेक्टर बी ए सी, ये तीनों एक तल, दूसरा तल और तीसरा तल। तो समझ गए, यानी तो तीन वेक्टर अगर इस कंडीशन में हो, तीन वेक्टर इस कंडीशन में हो तो वे एक तल में हो सकते हैं।
लेकिन अगर इस डायग्राम के तौर पे हो तो वे एक तल में नहीं हो सकते। तो लिखना कि सदैव दो सदिश एक तल में होते हैं, लेकिन तीन सदिश हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। इसके बाद में पढ़ते हैं समवर्ती सदिश। समवर्ती सदिश 5 नंबर, समवर्ती सदिश। समवर्ती सदिश को इंग्लिश में कहते हैं कौन करंट, कौन करंट वेक्टर। कौन करंट वेक्टर कौन से होते हैं? या तो दो से अधिक सदिश, या तो दो या दो से अधिक किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्टिंग होते हो। इंटरसेक्टिंग का मतलब है उन तीनों के लिए, उन दोनों के मध्य एक कॉमन पॉइंट होता है जहां वे तीनों एक दूसरे को काटते हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक दूसरे को विभाजित करते हैं। लेकिन अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन, उनको अगर यदि तीन या दो वेक्टरों की लाइन ऑफ एक्शन भी उनको विभाजित करती है तो उन सदिशों को समवर्ती सदिश कहते हैं। तो क्या लिखना है? यदि यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेक्टर समवर्ती, समवर्ती या कॉन्जिक्यूटिव, कॉनकरेंट, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव कॉनकरेंट वेक्टर, वेक्टर कहलाएंगे यदि यदि वे एक बिंदु पर इंटरसेक्टिंग होते हो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब ये, सॉरी इसको थोड़ा सा, ये तीनों सदिश एक्स वाई और जेड सदिश, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई, ये किसी एक बिंदु पर, तो ये तीनों क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एक समवर्ती सदिश है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदिश समवर्ती सदिश कहलाएंगे यदि उनके लाइन ऑफ एक्शन भी एक बिंदु पर इंटरसेक्टिंग होते हो, इंटरसेक्टिंग होते हो। यदि उनके लाइन ऑफ एक्शन, यानी लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक एक्स दिशा में जा रहा है, एक वाई दिशा में जा रहा है और एक जेड दिशा में जा रहा है, लेकिन वे एक पॉइंट पे मिलते नहीं है। लेकिन हम लाइन ऑफ एक्शन यानी उस लाइन को आगे बढ़ाकर किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्टिंग करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? जैसे ये सदिश ए है, ये दूसरा सदिश बी है और ये तीसरा सदिश सी है। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन को कनेक्ट करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन के माध्यम से इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इनके लाइन ऑफ एक्शन मतलब है लाइन के को के कार्य द्वारा, यानी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले हम जब रेखा बढ़ा करते थे तो रेखा को एक पॉइंट से आगे बढ़ा दिया जाता था। क्यों? ताकि उसका अनुमान निकाला जा सके या आगे कोण निकाला जा सके। ठीक है, जैसे एक रेखा थी, ठीक है, उसकी रेखा या एक बिंदु थे या उससे अधिक को आगे बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, या फिर हम कोई कोण निकालते थे, उस कोण को एक बिंदु पर मिला देते, तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो हमें पता चलता था कि ये जो कोण कटा है ये किस डिग्री का कोण कटा है, तो इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन का उपयोग किया जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये तीनों सदिश इस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी एक जगह में एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करते हुए निकलते हैं। तो यहां क्या होगा, ए बी सी भी क्या होंगे, समवर्ती सदिश होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, समवर्ती। तो अभी तक आज मैंने क्या 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 पढ़ा है उसको एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। ठीक है, हमने स्टार्ट की थी हमने यहां से स्टार्ट किया था फिजिकल क्वांटिटी से दोबारा बताने। मैंने दो चीजें बताई थी कि एन और यू। एन होता है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड और यू होता है यूनिट। आपको स्पीड बता देता हूं कि सदिश राशियां वे होती हैं जो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और सदिश के योग नियमों का पालन, सदिश के योग नियमों का पालन करती हो तो उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। एदिश में जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चलती हो। ठीक है, फिर उनका योग होता है, एदिश में प्रत्यक्ष योग होता है और सदिश में उनका मिनिमम और मैक्सिमम। उनका योग क्या होता है, दो बिंदु पर, एक बिंदु पर मैक्सिमम होता है, एक बिंदु पर मिनिमम होता है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा था कि विद्युत सदिश क्यों नहीं है। विद्युत सदिश इसलिए नहीं है क्योंकि वह सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम की दो कंडीशनें होती हैं। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा था कि मोड ऑफ ए परिमाण को दर्शाता है, यानी मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, जबकि ऊपर एरो का निशान आता है तो उन्हें किससे दर्शाता है, वो उनकी दिशा को दर्शाता है। फिर हमने पढ़ा था कि हमेशा लंब के सामने का कोण होता है। जब पाइथागोरस प्रमेय दियोगे तो लगभग क्वेश्चन में ये 37 डिग्री आता है और आधार के सामने का कोण 53 डिग्री आता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ा था कि दो सदिशों को अगर 360 डिग्री मूव किया जाए तो उनके मान में, उस सदिश के मान में 9 परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक सदिश पैरेलल मूव करते हैं तो उन सदिशों का कभी भी मैग्नीट्यूड व दिशा परिवर्तन ना हो तो वो सदैव एक दूसरे के समानांतर चल सकते हैं आयाम में। ठीक है, समानांतर दो लगभग समानांतर चलते हैं, कभी प्रतिच्छेद ना करते हो, कोण 0 डिग्री हो। ठीक है, प्रति समानांतर कोण 180 हो तो दो सदिशों का कोण 0 से 180 होता है। सदिशों का निरूपण मैंने बताया था कि टेल से हेड की ओर, यानी डॉट से एरो की तरफ, डॉट डॉट से मिलता है, टेल टेल से मिलता है, माइनस चिन्ह हमेशा उसकी विपरीत दिशा को दर्शाता है। ठीक है, एक चीज और बताता है कि टेल टेल के मध्य हमेशा कोण छोटा निर्मित होगा और हेड हेड के मध्य कोण हमेशा बड़ा निर्मित होगा। ठीक है, सदिशों के मध्य बने कोण, ठीक है, बता दिया मैंने। अब इसके बाद में मैंने बताया था कि दो सदिशों के मध्य ए और बी का मान कभी भी डॉट से डॉट कनेक्ट ना हो तो उसको लाइन ऑफ एक्शन के माध्यम से आगे बढ़ाकर हमेशा टेल टेल से कनेक्ट करा देते हैं और हेड हेड से कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर हो, ये याद रखना, ये कोण 60 हुआ है तो ये कोण भी 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद रेखा के दोनों ओर के कोण सदैव समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने पढ़ा था कि जब कोण एक सदिश कोण 45 डिग्री का बनाता है तो एक्स दिशा का मान और वाई दिशा का मान हमेशा a/2√2, ठीक है, या a/2√a/2। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर कोण 30 या 60 का मान निर्मित करता है तो मान होंगे हमेशा या तो √3a या a। सदैव याद रखना कि √3a मान हमेशा बड़े कोण के विपरीत भुजा का आएगा। हमेशा ये √3a मान हमेशा बड़ी भुजा के विपरीत बड़े कोण के विपरीत भुजा का आएगा। √3a मान हमेशा बड़े कोण के विपरीत भुजा का आएगा। या फिर आपको याद रखना है √3a मान हमेशा छोटे कोण से सटी भुजा का आएगा। ठीक है, दूसरा a जो भुजा बड़े कोण से सटी हुई उसका मान a आएगा, यानी उसका मान कम आएगा। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा था कि इक्वल सदिश में क्या कहते हैं, इक्वल सदिश को कहते हैं जैसे वेक्टर ए और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। कब होंगे, जब उनका परिमाण समान हो, उनकी दिशा समान हो, लेकिन दिशा के साथ साथ उनकी यूनिट भी समान हो, उनकी इकाई समान हो। अलग अलग कंडीशन में बताया कि दिशा भी समान होनी जरूरी है, उनकी इकाई भी समान होनी जरूरी है, उनकी मैग्नीट्यूड भी समान होना जरूरी है। ठीक है, इसके पास बताया था कि दो दिशा अगर माइनस चिन्ह दर्शाता है तो बी उसका विपरीत दिशा में चलने वाला है। फिर मैंने बताया था कि पैरेलल एंटी पैरेलल ये बता दिया था। सरेक, यदि एक ही पाथ पर एक से अधिक सदिश स्थित हैं तो उन्हें सरेकी सदिश कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में था कि सैतल कॉम्प्लेनर,
सदैव याद रखना कि दो सदिश सदैव एक ही तल में स्थित हो सकते हैं, लेकिन तीन सदिश हो भी सकते हैं एक तल में और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात पढ़ा कि समवर्ती सदिश। समवर्ती सदिश वे सदिश होते हैं जो या तो दो या दो से अधिक सदिश समवर्ती सदिश होंगे जब वे किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्टिंग करते हो, या वे लाइन ऑफ एक्शन के माध्यम से इंटरसेक्टिंग करते हो। ठीक है, इसके पश्चात कभी भी एक्स वाई जेड एक तल दे रखा हो, एक्स वाई जेड का तल दे रखा हो। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को, एक्स को हमेशा आयोटा कैप से, ठीक है, वाई को हमेशा जे कैप से और जेड को हमेशा के कैप से दर्शाते। ठीक है, ये तीन चीज याद रखना। अगर आपको मान दिया हो कि 10 आयोटा तो ये एक्स एक्सिस में स्थित है। अगर आपको मान दिया होगा 20 जे कैप तो ये वाई एक्सिस में है। ठीक है, वाई एक्सिस का मान है। और यदि मान दिया हो 30 के कैप, कैप इनकी दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ऊपर कैप, ये जब आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया जाएगा तो इस कैप का मतलब समझ में आएगा। ये कैप स्टार्ट होते हैं केवल यूनिट वेक्टर के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो एक खास वेक्टर है। यूनिट वेक्टर कभी भी मैग्नीट्यूड नहीं रखता। मैग्नीट्यूड का मतलब है वह उसका परिमाण एक होगा, उसका परिमाण एक होगा। ठीक है, वह केवल दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसलिए ये के ऊपर कैप क्या दर्शाता है, उसकी दिशा। तो आपको समझ में आ गया है कि आई जे के ये क्रम से किसको दर्शाते हैं, ये क्रम से दर्शाते हैं एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को। ठीक है, तो ये सब इसके कंडीशन थी। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनमें पढ़ेंगे हम तुल्य सदिश है, तुल्य सदिश के बाद में त्रिभुज के नियम है, त्रिभुज के नियम के बाद में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के नियम है, चतुर्भुज के नियम के बाद में हम पढ़ेंगे बहुभुज के नियम। ठीक है, इनके माध्यम से कैसे एक से अधिक सदिशों का योग होता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि जो हमने पहले सदिशों का योग पढ़ा हुआ है वो सिर्फ दो पे सदिश पे होता था, लेकिन हमें यहाँ दो से अधिक सदिश पढ़ने हैं तो उनका योग कैसे होता है। बहुभुज में सिर्फ एक कंडीशन होती है, लेकिन जो त्रिभुज का नियम आएगा और चतुर्भुज का नियम आएगा उनमें दो दो कंडीशन आएगी। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।